वेलकम टू ए एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग NCERT के कक्षा 6 के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास है। टोटल प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोगों ने अध्याय 9 तक पढ़ लिया था, अध्याय 9 तक, और ये हमारा 10वां अध्याय होगा। इसके बाद एक अध्याय और बचेगा और उसके बाद NCERT का जो इतिहास है कक्षा 6 वह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे कक्षा 12 में, जो कि NCERT का है और उसमें प्राचीन भारत का इतिहास है कक्षा 12 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय 10 को, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इस अध्याय का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज, तो वहाँ पर एक अशोक स्तंभ है, वहीं पे एक लंबा अभिलेख खुदा हुआ है। तो उसी से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक लंबे अभिलेख से। समुद्रगुप्त कौन था? तो गुप्त वंश का एक सबसे प्रतापी राजा था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में कहाँ कहाँ से और जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था और महामंत्री था, जिसका नाम था हरिसेन। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने एक अभिलेख लिखा था, जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन के द्वारा लिखित अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। यह एक संस्कृत शब्द है। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? कि राजा एक योद्धा है, युद्धों को जीतने वाला है, विद्वान है तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में उसकी भरपूर प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर माना गया। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से क्या क्या जानकारी मिलती है? कि इसमें लिखा गया है कि राजा अर्थात समुद्रगुप्त जो है वह एक योद्धा है, युद्धों को जीतने वाला है, विद्वान है तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भी उसकी भरपूर प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर माना गया है इस प्रयाग प्रशस्ति में। अर्थात जो समुद्रगुप्त था एक उत्कृष्ट कवि भी था, जो उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार क्या क्या वर्णन किया गया है? तो इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या कहा गया है? तो शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियाँ, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे जाने के कारण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तो समुद्रगुप्त का जो शरीर है युद्ध के मैदान में कुठार, कुल्हाड़ी, तीर, भाला, बर्छी, तलवार, लोहे की गदा, नुकीले तीर और अन्य सैकड़ों हथियारों से छल्ली हो गए हैं, घाव के दाग से भर गए हैं, जिसके कारण उनके शरीर अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं का वर्णन है। साथ ही साथ उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का भी वर्णन है। तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से किसका वर्णन है? 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन है। अब है कि ये जो 4 शासक थे हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में, ये कौन कौन से 4 शासकों का वर्णन है? तो पहला तो है आर्यावर्त के 9 शासक।
आर्यावर्त के 9 शासक, पहले भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। तो आर्यावर्त के 9 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया है। तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में 4 शासकों का वर्णन है, जिसमें पहला है आर्यावर्त के 9 शासक जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा जो है दक्षिणापथ के 12 शासक जिन्हें समुद्रगुप्त ने आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था। तो दक्षिणापथ के 12 शासक जिन्हें समुद्रगुप्त ने आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था, समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया था, तो समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ ये सभी समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे? तो उपहार लाते थे। ये सभी समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, ये सभी समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और जो चौथा है वो है कुषाण तथा शक वंश। कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासक, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया। तो कुषाण और शक शासक तथा श्रीलंका के शासक इस पर भी समुद्रगुप्त ने अधिकार किया। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया। अब समुद्रगुप्त के समय जो सेना नायक होते थे, समुद्रगुप्त के समय जो सेना नायक होते थे उन्हें वेतन कितना मिलता था और कैसे मिलता था? तो सेना नायकों को जो वेतन मिलता था उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि भूमि दान मिलता था, अर्थात दान के रूप में भूमि मिलता था। उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता था बल्कि भूमि दान मिलता था। सेना तथा घोड़ों की देखभाल और कर वसूलने वाला जो पदाधिकारी होता था उसे सामंत कहा जाता था। तो जो सेना और घोड़ा का देखभाल करता था और टैक्स वसूलता था, उस ऑफिसर को, पदाधिकारी को सामंत कहते थे। क्या कहते थे? सामंत। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वहाँ उनका काम क्या होता था? तो शासकों को स्वतंत्र करना होता था। तो जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल हो जाते थे तो इन सामंतों का काम था उनके शासकों को स्वतंत्र कर देना। पल्लव अभिलेख में ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? सभा। तो पल्लव अभिलेख में लिखा गया है कि जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे उनका संगठन सभा कहलाता था। तो एक अभिलेख था पल्लव अभिलेख, तो उसमें जो ब्राह्मण भूमि स्वामी थे उन्हें, उनके संगठन को सभा कहा जाता था। इन सभा का क्या काम होता था? तो इन सभा का कार्य होता था उप समितियों के जरिए सिंचाई करना, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम करना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिर आदि का देखरेख करना। तो उप समितियों के जरिए सिंचाई करना, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम करना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिर आदि की देखरेख करना, ये सभी काम होते थे सभा के। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ की ग्राम सभा की स्थानीय नाम को क्या कहते थे? उर। तो इम्पॉर्टेंट है कि जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ की जो ग्राम सभा होती थी उसे क्या कहते थे? उर कहते थे। तो ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था।
जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। धनी शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों की सभा या संगठन को क्या कहते थे? नगरम कहा जाता था। तो जो धनी शक्तिशाली भूस्वामी होते थे और जो व्यापारी होते थे, उनकी सभाओं या संगठन को नगरम कहते थे। क्या? नगरम। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। इनमें से जो बहुत सी स्थानीय सभाएं थी वे कई वर्षों तक काम करती रही। अब कालिदास ने नाटक लिखा था, तो कालिदास के नाटक में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों तथा आम लोग और महिलाओं की भाषा का चित्रण किया गया है। किस भाषा में? तो कालिदास ने जो नाटक लिखा था मालविकाग्नि मित्रम, और भी बहुत सारे लिखे हैं, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, तो उन सभी नाटक में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों तथा आम लोग और महिलाओं की भाषा का चित्रण किया गया है। किस भाषा में? तो राजा और ब्राह्मण की भाषा संस्कृत थी, जबकि आम लोग और महिलाओं की भाषा प्राकृत थी। तो राजा और ब्राह्मण की भाषा कैसी थी? प्राकृत, संस्कृत थी, जबकि आम लोग और महिलाओं की भाषा प्राकृत थी। कालिदास के द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम। तो कालिदास के द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन था? अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें गरीब मछुआरों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की चर्चा है। इसमें गरीब मछुआरों के साथ जो राजा के कर्मचारी हैं वो दुर्व्यवहार करते थे, उसी की चर्चा है अभिज्ञान शकुंतलम में। उसी समय गुप्त वंश के समय एक चीनी यात्री आया था फासियन। क्या नाम था उसका? फासियन। उसने उस समय अछूतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो उस समय के अछूतों का वर्णन किया है चीनी यात्री फासियन ने। क्या वर्णन किया है? कि उनका निवास स्थान शहरों से बाहर था। कि फासियन ने बताया है कि जो अछूत थे उनका निवास स्थान शहरों से बाहर था। शक्तिशाली और ऊंचे लोगों के द्वारा उनकी संज्ञा अछूत के रूप में की गई थी। तो जो शक्तिशाली और ऊंचे लोग थे उन्हें क्या कहते थे? अछूत कहते थे। इन लोगों को शहर या बाजार जाने के क्रम में डंडे से जमीन पर पीट कर बजाना या चोट करना जरूरी था, क्योंकि लोगों के अनुसार इनका परछाई और संपर्क दोनों से बचना था। तो लोग इनको अछूत मानते थे और जब ये लोग शहरों से बाहर चलते थे तो इन्हें डंडा लेकर जमीन पर पीटना पड़ता था। इसलिए पीटना पड़ता था कि लोग आगाह हो जाएं कि ये आ रहे हैं, ताकि लोग इनकी परछाई से भी बचने का प्रयास करते थे, क्योंकि ये इन्हें अछूत मानते थे। इनके संपर्क से और परछाई से वे लोग क्या सोचते थे कि बच जाए। तो इनका जो निवास स्थान था शहरों के बाहर था। जो शक्तिशाली और ऊंचे लोग थे इन्हें अछूत कहते थे। इन लोगों को शहर या बाजार जाने के क्रम में जमीन पर डंडे से पीट कर बजाना पड़ता था या चोट करना जरूरी था, क्योंकि लोग इनकी परछाई और संपर्क दोनों से बचना चाहते थे। हर्षवर्धन ने अपने अभियान पर जाने का सचिव वर्णन किसने किया है? बाणभट्ट ने। अब वर्धन वंश का राजा था हर्षवर्धन, तो वो जब अभियान पर गया था तो उसका सजीव चित्रण किसने किया है? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट ने, जिसने हर्षचरित नामक एक पुस्तक लिखा है। हर्षचरित। राजा और उसके सेना के द्वारा यात्रा। तो राजा और उसके सेना कैसे यात्रा करते थे? तो बड़ी मात्रा में साजो सामान, हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब। क्या है? जैसे बर्तन, असबाब। तो राजा और उसके सेना जब यात्रा करते थे तो बड़ी मात्रा में साजो सामान ले जाते थे, हथियार ले जाते थे, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें ले जाते थे, जैसे कि बर्तन, असबाब। असबाब जो था तो असबाब लोहे के पायदान, लोहा का पायदान होता था, तो ये सभी चीज़ें उसमें शामिल होता था। साथ ही साथ खाने पीने का सामान भी ले जाते थे, जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले,
ये सभी भी खाने पीने के सामान ले जाते थे। बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियाँ, मसाले, ये सभी सारी चीज़ें जो है ये सभी ठेला गाड़ियों, ऊँटों या हाथियों से ले जाते थे। किससे? सारी चीज़ें ठेला गाड़ियों, ऊँटों या हाथियों से ले जाते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल तुरही भी जाते थे। रास्ते रास्ते में पड़ने वाले गांव वाले के द्वारा राजा का सत्कार किया जाता था। उनके द्वारा दही, गुड़, फूलों का उपहार एवं जानवरों को चारा दिया जाता था। तो जब रास्ते में ये राजा चलते थे तो खाने पीने का सामान ले जाते थे, जैसे कि बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियाँ, मसाले, ये सभी सारी चीज़ें ये किस पे ले जाते थे? तो ठेला गाड़ियों पर, ऊँटों पर या हाथियों से ले जाते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ उनके साथ संगीतकार भी होते थे इंटरटेनमेंट के लिए। नगाड़े होते थे, बिगुल तुरही बजाने वाले होते थे। और रास्ते में जो गांव वाले इन्हें देखते थे तो वे राजा का सत्कार करते थे, आदर करते थे। और वे दही, गुड़, फूलों का उपहार, जानवरों को चारा, ये सभी जो है गांव वाले दे देते थे। उस समय यातायात का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो अरब था। यातायात का सबसे बड़ा केंद्र था अरब। अब है बेदुइन क्या है? तो बेदुइन जो है अरब में रहने वाले घुमक्कड़ कबीले हैं। अरब में रहने वाले घुमक्कड़ कबीले कौन थे? बेदुइन। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे। मुख्य रूप से किस पर आश्रित थे? ऊँटों पर। इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई? तो 1400 साल पहले अरबों के द्वारा, जो अरबी पैगंबर थे, पैगंबर मोहम्मद, तो 1400 साल पहले अरबी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। कौन? पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इस्लाम धर्म की शुरुआत। अब है कि एक वंश था पल्लव वंश। तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। तो कांचीपुरम याद रखेंगे, ये पल्लव वंश की राजधानी थी। तो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक ये सभी पल्लवों की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कौन थी? तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच ऐहोल। याद रखिए, ये सभी एनसीईआरटी के हैं, तो निश्चित तौर पे पूरा दिमाग में याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है हम लोग उसी के अनुसार पढ़ते जाएंगे। आगे के क्लास में उसी के स्तर बढ़ते चला जाएगा। तो चालुक्यों की राजधानी थी कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच ऐहोल। कौन थी? ऐहोल। चालुक्यों का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र था ऐहोल। तो जो ऐहोल था वो चालुक्यों का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भी था। पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध हुआ था। किस लिए? उनकी राजधानियों को लेकर। तो कांचीपुरम और ऐहोल को लेकर पल्लवों और चालुक्यों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से। तो पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि था रवि कीर्ति, तो उसने एक प्रशस्ति की रचना किया था। उसी से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इस रवि कीर्ति ने इस प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में जानकारी दी गई है। कितने पीढ़ियों के बारे में जानकारी मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय के 4 पीढ़ियों के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय को उसके राज्य की प्राप्ति किससे हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के चाचा से। तो पुलकेशिन द्वितीय को उसके राज्य की प्राप्ति हुई थी उसके चाचा से। पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाने के वाला शासक कौन था? रवि कीर्ति। तो पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाने वाला शासक था रवि कीर्ति। हर्षवर्धन को रोकने वाला शासक कौन था? आनंद।
तो वर्धन वंश का सबसे महान शासक, हर्षवर्धन को रोकने वाला शासक कौन था? आनंद। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा आक्रमण किस पर किया गया? पल्लव राजा पर। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के राजा पर आक्रमण किया था। पल्लव के राजा पर जब आक्रमण किया पुलकेशिन द्वितीय ने, तो पल्लव राजा भागकर कहाँ पे शरण लिया? कांचीपुरम में। कहाँ पे शरण लिया? कांचीपुरम में। पल्लवों को समाप्त किसने किया? राष्ट्रकूटों ने। तो पल्लवों की समाप्ति किसने की? राष्ट्रकूटों ने। चालुक्यों की समाप्ति किसने की? चोल वंश के द्वारा। तो चोल वंश ने चालुक्य वंश की समाप्ति की। उस समय प्रशासन का प्राथमिक इकाई कौन था? गांव। प्रशासन का प्राथमिक इकाई था गांव। मुख्य न्यायिक पदाधिकारी क्या कहलाता था? तो मुख्य न्यायिक पदाधिकारी अर्थात जो जज होता था उसे महादंडनायक कहते थे। क्या कहा जाता था? महादंडनायक, जो कि मुख्य न्यायिक पदाधिकारी अर्थात जज होता था। यह पद आनुवंशिक होता था। कैसा? आनुवंशिक। समुद्रगुप्त का महादंडनायक कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का महादंडनायक था हरिसेन। हरिसेन का पद क्या कहलाता था? महादंडनायक। कुमारामात्य। तो जो हरिसेन था वह महादंडनायक भी था और कुमारामात्य भी था। किसका? समुद्रगुप्त का। कुमारामात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री होता था। इसके साथ साथ हरिसेन संविधि संग्राहक भी था। संविधि संग्राहक का मतलब होता है युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो हरिसेन कौन कौन से पद पर था? महादंडनायक, कुमारामात्य जो कि एक महत्वपूर्ण मंत्री का पद होता था, संविधिक संग्राहक जो युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री होता था। तो यह तीनों पद प्राप्त था हरिसेन को। मुख्य बैंकर या शहरी व्यापारी क्या कहलाता था? नगर श्रेष्ठी। तो उस समय गुप्त वंश के समय मुख्य बैंकर या शहरी व्यापारी कहलाता था नगर श्रेष्ठी। व्यापारियों के काफिले का जो नेता होता था वह सार्थवाह कहलाता था। तो जो व्यापारियों का काफिला होता था उसका नेता सार्थवाह कहलाता था। मुख्य शिल्पकार तथा लिपिकों का प्रधान प्रथम कुलिक कहलाता था। तो जो मुख्य शिल्पकार होता था और जो लिपिक होता था उसका प्रधान प्रथम कुलिक कहलाता था। उस समय की सेना कैसी होती थी? तो सुसंगठित। सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। तो उस समय की सेना सुसंगठित होती थी। सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। जरूरत पड़ने पर राजा की सहायता करने वाला सेना कौन होता था? सेनानायक कहलाता था। तो जब जरूरत पड़ता था तो उस समय राजा की सहायता कौन करता था? सेनानायक। अब यहाँ पे इसमें गलत और सही बताना है। गलत और सही बताना है। ये एनसीईआरटी में प्रश्न दिया गया है, तो चलिए इसे देखते हैं। हरिसेन ने गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी। तो हरिसेन ने गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी, ये तो गलत है। तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। तो जाहिर सी बात है हरिसेन किसकी प्रशंसा करेगा? समुद्रगुप्त का। तो ये तो गलत है। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो जो आर्यावर्त के शासक हैं वे समुद्रगुप्त के लिए क्या करते थे? भेंट लाते थे। तो ये तो गलत है। अभी हमने पढ़ा है ऊपर में कि ये जो असम के शासक होते थे, नेपाल के शासक अर्थात जो उत्तर पूर्वी और तटीय इलाकों के शासक होते थे, वे समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो ये भी गलत है। दक्षिणा पथ में 12 शासक थे, ये सही है। अभी हमने बताया कि दक्षिणा पथ में कुल कितने शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? 12 शासकों को। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक था तक्षशिला और दूसरा था मदुरई। तो गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक था तक्षशिला और दूसरा था मदुरई। तो ये भी ये सही है। ये क्या है? ये सही है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, गलत है। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम।
क्या थी? कांचीपुरम। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, ये सही है। तो दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। तो ये तो था हमारा 10वां अध्याय। इसके बाद हम लोग देखेंगे 11वां और अंतिम अध्याय, और ये क्लास 6 का जो NCERT इतिहास है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि कौन लोग बाहर से हैं, बिहार से बाहर से देख रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें जो नए जुड़े हैं वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नए लोग क्या कर लें? सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।